अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसहाकी। कैसे हैं आप लोग जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और पीर दिन है जी, वाकई दिन पीर है ना? यस आई थिंक आई हैवंट लॉस्ट क्योंकि आप सैटरडे और संडे पे भी स्क्रीन के साथ चस्पा होते हैं। अब नहीं था। दिस टाइम यू वाज नॉट। नो, बिकॉज़ ऑफ तभी यू लॉस्ट द ट्रैक। यस, तभी आई लॉस्ट द ट्रैक। तो द थिंग इज कि आज जो है वो द ब्लैक कॉफी इज फैंटास्टिक। ओह यस, आज है सरप्राइज डे जी, आज है सरप्राइज डे, जिसके ऊपर हमने दिया था दुश्मन को जवाब। और उससे पहले जब वो बालाकोट में हमारी चूंटियों के ऊपर, हमारे दख्तों के ऊपर बमबारी करके भागे दो हमारे कव्वे शहीद कर बेशर्मो, तो उन्होंने जो बमबारी करने की कोशिश की थी, भागे नहीं थे वो बेसिकली। और उन्होंने चोरों की तरह जा अपने तेज तरीन जो तैयारे थे मिराजेस, उनको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि हम आए और हम आके बस दिखा के चले जाएं कि हम कहाँ तक आ गए। तो फिर उसके बाद फिर जो उन्हें दोबारा उन्होंने जब कोशिश की, वेरी नेक्स्ट उन्होंने कहा नहीं हम जरा दोबारा से करते हैं। फिर वो आए। हाँ, वेरी नाइस डे, नहीं तकरीबन 6-7 दिन भाई। एक तो वो 24 घंटे दोबारा उसके अच्छा, उसके बाद ना फिर जब वो आए, फिर हमने कहा आओ बैठो, आओगे अपनी मर्जी से और जाओगे हमारी मर्जी से। लेकिन फिर भी जज्बा खैर गाली की रहे थे। नंदू को वापस से भेज दिया था, लेकिन नंदू धुला के कंगी शंगी करके यूनिफॉर्म तक वापस नहीं किया भाई। लेकिन वॉर ट्रॉफी जो है ना, अगर आपने देखनी है तो कराची में जो पीएफ आप जो म्यूजियम, आप वो जरूर जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और आप देखिए फ्लाइंग कॉफिन्स किस तरीके से उनके वैसे भी सोल्जर्स को मार चुका हुआ। खैर, इब्तिदा कैसे हुई थी, फिर कुछ हुआ, सब हवाले से बात करें। लेकिन पहले स्टोरीज। 27 फरवरी सरप्राइज शाहीनों की जुर्रत और बहादुरी का दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट फौज को 4 साल मुकम्मल। पाक फौज की कमाल जंगी हिकमत अमली दिन की रोशनी में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया था। याद माजी अजाब है यारब। पाक फौज की बहादुरी ने भारत के लिए हर साल 27 फरवरी का दिन परेशानी, नाकामी और बदनामी का दिन बना दिया। ये तारीख जब सामने आई, भारतीयों को खूब सताएगी। और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इस फैंटास्टिक अभिनंदन की जबान से अदा ये जुमला भारत को शाहीनों का मुंह तोड़ हमला याद दिलाता है। जी जनाब, तो आज 27 फरवरी और आज है सरप्राइज डे। ऐसा सरप्राइज जो मैं कहती हूँ भारत को जब तक भारत कायम है, मतलब जब तक वो चल रहा है, उसको जरूर याद रहेगा। क्योंकि आज के दिन पाक फौज ने अपनी सिरनी तिगनी, अगर हम देखा जाए तो जो स्ट्रेंथ में, जो तादाद में जो फोर्स है, उसको तिगनी। बिल्कुल, लेट्स टॉक अबाउट आवर एयर फोर्स टुडे बिकॉज़ इट्स शाहीनों का वेंचर था। क्या कमाल वेंचर था भाई, मैं कहती हूँ। और आपको पता है वैसे भी पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है, ये वर्ल्ड की रिनोन एंड बेस्ट एयर फोर्स में से एक है। आप ये देखें कि दुनिया की एयर फोर्सेस भले 5th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट होंगे, तो माशाल्लाह हमारे पास भी आ गए हैं विद द इंक्लूजन ऑफ J-10, JF-17 थंडर ब्लॉक 3, और ये साथ साथ जो है वो F-16 जो है ब्लॉक 52, ब्लॉक 70, इंशाल्लाह उनकी भी इंक्लूजन हो जाएगी। तो हमारी भी माशाल्लाह एयरफोर्स अब जिद्दत के मराहिल तय कर रही है। लेकिन भारत देख लें, उसका डिफेंस बजट देख लें, उसकी एक्सपेंडिचर देख लें, उसके पास Su-30 देख लें, उसके पास राफेल की आमद देख लें, और लेकिन हम 21 भी देख लें जो पड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ। पर देखना है आपने जाके वॉर ट्रॉफी में देखी पीएफ जो है वो पड़ा हुआ है। मैं भी देखा था। अभी जो आपको पता है कि जब ये एक्सपो में नुमाइश हो रही थी ना, दिफाई आइडियाज, तो वहाँ पर मैं गया तो उन्होंने स्पेशली वो ला के चीजें रखी हुई थी। खैर जी, पैकेज आज के दिन के वाले से जो रिपोर्ट है आपके साथ शेयर करें। वैसे ना यहाँ पर आप पाकिस्तानी अवाम का ज़रा सेंस ऑफ ह्यूमर भी चेक कर लें। तो कमाल सेंस ऑफ ह्यूमर था कि जब वो गिरा, अभिनंदन से पूछा कि जी मैं कहाँ पे हूँ, तो उन्होंने कहा तुम भारत के भारत के कश्मीर में हो। तो उसने जैसे नारा लगाया वहाँ वहीं पे अल्लाह अकबर के कि वो फुटेज चढ़ाना शुरू की। तो वो तो फिर शुक्रिया जी कि जी हमारे जवानों ने जाके फिर जरा बचत कराई। तो बाद में से वो एक्सेप्ट भी किया, सारी फ्रस्ट्रेशन उन्होंने निकाल दी। हाँ, और इतनी कुटराई बड़ी मुश्किल समस्या निकाल के उनको लेकर आए। तो आप ये देखें उनकी ढिठाई के बावजूद वो वहां पर लेके गए, उसको उन्होंने तरफ दी। और जब वो अवार्ड दिया गया था, मेरे मुंह से मिथुन चक्रवर्ती अवार्ड निकल जाए, पता नहीं।
तो बात यह है कि जब अवार्ड देने के लिए लिखे गए तो इट वाज नॉट अ वॉक ऑफ प्राइड, इट वाज अ वॉक ऑफ शेम, क्योंकि उसको पता था, इंडियन गवर्नमेंट को पता था, लेकिन फिर भी आवाम की और इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो दिखा रहे थे, टेलीकास्ट अपनी बॉलीवुड को पड़वान दिखाने के लिए। देखें उनको कैसी कैसी कहानियां मुझे नथुला पीछे छोड़ दिया, बहुत ही बुरी मूछे थी। तो खैर ये जो इतना जबरदस्त किस्म का सरप्राइज है और ये जो यादें हमने भारत के लिए छोड़ दी हैं, रहती दुनिया तक उनको इस हवाले से जरूर परेशानी होगी। तो अब जब तस्करा कर लेते हैं वो एयरक्राफ्ट जो कि इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया में जिनकी धक बैठी, वो एयरक्राफ्ट हैं JF-17 थंडर। आपको याद होगा कि हमारे जो एजिंग फ्लीट था इसमें, जिसके अंदर A-10s थे, जिसके अंदर J-7s थे, Chengdu और इसके अलावा दीगर एयरक्राफ्ट थे, मिराजेस, तो उनको रिप्लेस करने के लिए जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने चीन के वेंचर से तैयार करना शुरू किया था, दैट वाज अ लाइट वेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट JF-17। उसका माशाल्लाह से ब्लॉक 3 भी आ गया है, जिसके अंदर एज़आर और न जाने कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ शामिल हैं। रात को भी वो ऑपरेट करेगा इंशाल्लाह। तो उसके मुतालिक रिपोर्ट है जी। अच्छा, एक और चीज सरप्राइज डे तो आज है ही, लेकिन आज एक और चीज भी थी। मतलब देखिए दुनिया ने एतराफ़ किया। एक तो हमने देखा कि इमरान खान साहब ने अभिनंदन को 2 दिन बाद ही उन्होंने जज्बा खैर सकाल के तहत जो है वो वापस उनके वतन भिजवा दिया है। लेकिन क्योंकि हमने इतनी अच्छी खातिर मदारत की, कंगी शलील के मुँह शूरों के चंगे से पड़पना कि हमने उसको चाय भी पिलाई, चाय तो मिसली पिलाई थी, और उस वक्त चाय पीते हुए अभिनंदन ने कहा था टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक। सो फिर जो टी थी, अब आप देखें कि क्या कमाल टी थी कि जिसकी रकम, मतलब जिसकी अगर आपने वो पैसे तो एक MiG-21 तैयार है, ऐसी कमाल महंगी भी चाय और सुथरी चाय पाकिस्तान की, लेकिन तारीफ होगी जनाब। हमने बेचारे हल्की सी आंसू दी। हाँ, नहीं ऐसा मेरे अबू मुझे कह रहे तुम लोगों की नकलें उतारती हो, लेकिन ऐसी कुछ आंटी नहीं। लेकिन बस बात ये है कि फिर भी उनका ये जुमला खुद देख ले, ये देख ले। अब मुझे बताया मैंने इसमें क्या गलत बात की है। अच्छा देखिए, जब कोई इंसान, मतलब अब मुझे 3 से चाय ना मिली हो ना, उसके बाद मुझे भी चाय दें तो मैं यूं पकड़ूंगा कि कब कहीं गिर ना जाए, ज़ाया हो जाए। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, ये ही मेंट इट, बिकॉज ज़ाहिर है कि हमारी मेहमान नवाजी तो अल्लाह ताला जो है वो ज़ाहिर है कि हमारी सोच अपने पड़ोस के मुताबिक दूसरी है। कुछ स्टेरिलाइज करके भेज जाता है, साफ सुथरे। देखिए ना, ये अब आप ये देखें, और क्या जबरदस्त अच्छे क्या कहते हैं ना, फिट भी था सूट का। आप ये भी देखें, एम शैमी वाली बात नहीं है। बट लेकिन मेरे ख्याल से मुहज़्ज़ब कौमों के अंदर यही तरीक़ाकार होता है, ऐसा ही जेस्चर है वो दिया जाता है। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम सारे मुल्क के अंदर इतनी नफरत की जो आगे वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, तो उसका खैर, अगर इतनी मोहब्बत भी इसका कुछ नहीं कर सकते, तो मोहब्बत का और एक तरीके जवाब भी इनको कुछ नहीं कर सकते। in less than 24 hours we send him back with all due respect, सारा तरीक़ेकार से मिल के। अच्छा, चीज़ पर गुफ्तगू कर लेते हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड पाकिस्तान एयरफोर्स जमाल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जब भी आप तशरीफ आते हैं। ये ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट मतलब ये है कि हमारी हालिया तारीख एक याद रखे जाने वाली चीज़ है, और वो इस लिहाज से कि आप ये देखें कि हम अपनी हिस्ट्री में बात करते हैं तो वो ऑपरेशन दवार का पाकिस्तान की जानिब से जो किया गया, पाकिस्तान की सबमरीन गाजी ने जो ऑपरेशन रखा था, उसके बाद वो एक अनफॉर्चुनेट हादसे का शिकार हुई। उससे पहले MM आलम साहब का जो कारनामा, उसके ऊपर सब बात करते हैं। तो ये जो वाक़या है, ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है, यानी कि जब बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स का दौर है, जब वो डॉग फाइट वाला सिलसिला खत्म हो चुका है, एक तरह से कम हो गया है, ऐसे में इस तरह का मुकाबला, हाउ डू यू सी? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर इसको मैं समझा सकूँ म्यूजिकल टर्म्स में, ऑर्केस्ट्रा, अच्छा ऑर्केस्ट्रा में डिफरेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सबके अपने अपने रोल होते हैं, और एक कंडक्टर होता है ना, और फिर वो सिम्फनी बनती है। तो ये जो ऑपरेशन में देखा, इट वाज एन ऑर्केस्ट्रा, एब्सोल्युटली 100% उन्होंने काम किया। इसमें बहुत से थे F-16, उनको लाया गया था फॉर एयर सिक्योरिटी, ताकि हम हमारा जो हमला आवर जहाज है, मिराज वगैरह और ये थंडर है, उस पर हमला ना हो। F-16 और JF-17 थंडर जो थे वो थे एयर सिक्योरिटी के लिए। और सर ये अपने नाजरीन के लिए भी बता दें कि एयर सुपीरियरिटी के लिए जैसे उनके पास Su-30 दुनिया में मुख्तलिफ रोल्स होते हैं, उन पर हमला ना हो, क्योंकि जो खतरा था ना, जो हमारे जो मिराजेस और थंडर से जिन्होंने हमला करना था, वो तो बिल्कुल बहुत वेरी क्लोज टू द बॉर्डर थे,
और इंडियंस उनको टारगेट कर सकते थे, जिस तरह आपने बियॉन्ड विजुअल में जाएंगे, उनको बताने के लिए हमारे F-16s और उधर ऊपर तैयार बैठे थे, ताकि अगर कोई उधर आए तो वी कैन टारगेट देम इससे पहले कि वो हमारे स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को। और उसके साथ साथ हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो एयरक्राफ्ट था वो भी वहाँ वही मौजूद कह रहा हूँ था। ना। तो एक तो हमारा F-16 उनके ये रोल था, देन हमारे मिराजेस और F-17 उन्होंने जिन्होंने हमला करना था, जिन्होंने हमला लो लेवल हो गए थे। उसके पीछे वी हैड दीज AEWC एयरक्राफ्ट जी जी वो थे, और सूफी उनके कम्युनिकेशन जैमर्स थे, जैमर्स है ना। तो अगर आप उनसे पूछे, जो AEWC एयरक्राफ्ट था वो कंडक्टर था, वो कंडक्टर था भी वो सारी चीजें देख रहा था और वो बता रहा था मदिया एक तरह से flying radar हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। आंखें एक तरीके से। हाँ, एंड दिस इज हाउ वॉरफेयर इसी तरह होता है। अच्छा, सरप्राइजिंगली इंडियंस ने उनको समझ तो थी हमने इलेक्शन करना है, बदला लेना है, बट दे कुडंट बिलीव विदिन 24 आवर्स हम कर देंगे। सो इन अ वे इट वाज अ प्रैक्टिकल सरप्राइज। हालांकि उनके जहाज थे, उन्हें रखे हुए थे, दे हैड Su-30s मिराज 2000, दे टॉप ऑफ मिराज भी बहुत तेज है, इन जैगुआर्स मिग 21 BIS जो पुराना जहाज है लेकिन इसमें अपग्रेड बाइसन जिसे कहते इसे गुड एयरक्राफ्ट। और लेकिन BVR मैक 21 को तो वैसे भी उनको फ्लाइंग कॉम्पिटेंस कहते हैं, वो तो वैसे भी इतने लोग पायलट सारा जो कितने मदिया, लेकिन इसको उसका मारते हैं। चक्कर ये है कि 1965 का तो वो एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसके बाद भी रिसेंटली उन्होंने अपग्रेड करके बहुत upgrade 21 किया। बाइसन कर दिया था, तो वो बाइसन अच्छा हुआ ये प्रीटी कि गुड एयरक्राफ्ट। जब हमारे जाने लगे, देन उनके जो थंडर वगैरह उनके जहाज थे, उनकी रिएक्शन एंड वी आर मॉनिटरिंग, हमारे F-16 थे कौन आ है। सो वन ऑफ द Su-30 वो इन रेंज आ रहा था हमारे एयरक्राफ्ट, तो उनको टारगेट किया फर्स्ट टाइम ना। हमारा रूल्स एंगेजमेंट ये था कि डू नॉट उनको शूट इस तरह करो ताकि हमारी तरफ। हाँ, बट ये ऐसा मौका था कि अगर उसको नहीं मारता तो फिर ही माइट हैव देन बीन एबल टू, हमारे जो स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है उनपे वो सर उसके अंदर target चक्कर कर ये है ना कि अगर देखा जाए तो टेक्निकली उनको सुपीरियरिटी ये है कि वो जो एयरक्राफ्ट है उसके एज अ रडार उसकी रेंज ज़्यादा है, तो रेंज ज़्यादा होता है तो आपके फंसने के चांसेस फिर आ जाते हैं उसके अंदर। ये दो चीजें होती है, एक तो रेंज और दूसरा कि आपके मिसाइल केपेबिलिटी, मिसाइल की रेंज है, बिल्कुल ट्रू। तो एक्चुअली अगर आपके रडार आप 200 मील से भी देख रहे हैं और लेकिन मिसाइल मिसाइल ना हो। 50 मील है, एक्चुअली थ्रेट 50 मील से होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो उस वक्त में ही रियलाइज वन ऑफ पायलट ये थ्रेट बन रहा है हमारे स्ट्राइक प्लेटफॉर्म का, तो उसने ही फायर दी और इन वे ही वायलेटेड द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। But he had to. But he had to. बट हमें ये बताया गया था कि रूल्स एंगेजमेंट अपनी जगह है, लेकिन सिचुएशन को देखकर, सिचुएशनल अवेयरनेस अवेयरनेस को देखकर आप करना है। अच्छा, जो मेरी खबर है, मिसाइल इट हिट Su-30 डैमेज, ओके, एंड देन जो पोस्टमार्टम हमने किया था आफ्टर द एक्सरसाइज रडार की तरफ से, वो Su-30 देन स्टार्टेड टू रन अवे। प्रॉब्ली वो आदमपुरी हरवाड़ा से आया था मोस्टली, और उनको हम ट्रैक करते हैं रडार पे, क्लोज टू आदमपुर हरवाड़ा उग गया। ओके, जो इंडियंस एक्सेप्ट नहीं करते। और एक और वजह भी है, वी कैन कंफर्म कि इट वाज हिट एंड मोस्ट लाइकली थ्रेट, क्योंकि विद इन वीक इंडिया की एक खबर आई कि 2 ऑफ द Su-30 पायलट वो दे वर किल्ड इन ए रोड एक्सीडेंट। ओह अच्छा, चेक करें, पायलट मतलब ये नहीं बता रहे कि क्या हुआ, ये रोड तब एक्सीडेंट उन्होंने मार कहा दिया। कि Su-30 हमारा नुकसान नहीं हुआ, हाँ, लेकिन नहीं मुझे एक लेकिन चीज पायलट की डेथ तो नहीं छुपा सकते थे ना, तो उन्होंने ये खबर छुपाई एक हफ्ते में कि हमारे 2 Su-30 पायलट थे। एयर एक्सीडेंट भी कैसे थे, रोड एयर एक्सीडेंट में मारे गए, एक्सीडेंट रोड में। एक्सीडेंट में। मुझे एक बात बताएं कि एक तो MiG-21 जैसा एयरक्राफ्ट है जी। जिसको मतलब ये एक पुराना सेकंड जनरेशन है, ठीक है, कौन MiG-21 सर वो सेकंड जनरेशन आपका It was एयरक्राफ्ट, not third generation. BIS is not second generation. मतलब मिड वे कहीं पे है ना, लेकिन आप Su-30 की बात कर रहे हैं कि जो कि 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है उसको हिट करते हैं और वो पायलट्स डोंट इवन मेक आउट द एयरक्राफ्ट। वो देखो, 2 चीज थी ना, एक होता है और पेपर रेंज, आपके मैन्युफैक्चरर ने बताता है कि इतने पे आप कर सकते हैं, हाँ। और एक होता है एक्चुअल रेंज। हाँ, जो मेरी अपनी तजुर्बा है सोवियत एयरक्राफ्ट के, उनके जो उन्होंने पैरामीटर्स दिए होते हैं ऑन पेपर,
एक्चुअली उतना नहीं था। ओके, सो आई एम नॉट श्योर वेदर उसने कॉन्टेक्ट सर आप ये देखें कि जिनके लिए कितनी जिल्लत का बायस बनी है चीज़ के Su-30 को वो लेके आए थे एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर के तौर पर, जो कि जिसकी रेंज भी ज़्यादा है, जिसकी सर्विस सील भी ज़्यादा है, जो ट्विन इंजन भी है, पायलट भी उसमें बैठते हैं और वो पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकता है। जब वो गिरा तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हमें राफेल लाने की ज़रूरत है, ये Su-30 के काम की बनी। अच्छा, और मजे की बात है कि इससे दो चीज़ें हुई। जैसे ही वाज हिट तो भगदड़ मस्जिद पे जो मिराज 2000 और बाकी Su-30 थी वो सारे वो मैदान छोड़ के चले गए। ओके, एक ने कहा कि मेरा रेडर काम नहीं कर रहा है, एक ने कहा कि मेरा फ्यूल कम हो गया वगैरह वगैरह। उसमें सदाकत भी हो सकती है। हमने चाय नहीं पीनी, एक ने कहा अम्मी ने बुलाया, नहीं एक ने कहा हमने चाय नहीं पीनी। उसमें सदाकत भी हो सकती है क्योंकि हमने जो प्लान किया था वो सर आप प्लान किया, मैं पता था कि ये जो इनके एयर डिफेंस के लिए जो आए हैं उनका व्हेन डिड टेक ऑफ एंड वी न्यू कि कब इनका कब हो जाएगा। सो द होल थिंग ऑर्केस्ट्रेटेड थे, दैट्स ब्यूटी। अच्छा, आप बात अभिनंदन की है, मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है आप लोगों से। आई थिंक उसको जो अवार्ड दिया बिल्कुल सही दिया, सही दिया, बिल्कुल सही दिया। बिकॉज आप अगर देखेंगे ही वाज द ओनली वन जो हमसे लड़ने आया, बाकी सारे भाग गए। लेकिन पेलोड रिलीज करना था, पार्टी गिर गई। इसकी वजह से कम से कम उसने हिम्मत तो की ना, तो उसको अवार्ड मेरे ख्याल से। मैं आपको बताऊं, जब की तस्वीर ली गई थी ना, वो उन्होंने तस्वीर जारी नहीं की है, तो वो आगे पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट थे तो वो ये पीछे देख रहा था इधर उधर, तो कोई नहीं उसके पास। तो इट वाज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड शॉक इन हिज आईज। प्लेयर थे और वो जब आ रहा था तो उन्हें मॉनिटरिंग वो अटी मॉनिटर कर थे ना, जब वो आ रहा था तो कह रहे थे कि एक उनका कॉल साइन था जो याद नहीं, अभी फिर नाम लिया कि चलिए सर, वक्त काफी मुख्तसर है, ये एक मिनट आपसे पूछ के जैम किया हुआ था जी हमारे साथ एयर कमांडर रिटायर्ड पाकिस्तान एयरफोर्स थैंक यू सो मच मौजूद थे। बहुत ही आपसे सर इसी की बात करते हैं। ऑल राइट जी जनाब, तो वेल बैक। फरवरी 2019 को हमारी हुकूमत ने हिंदुस्तानी हमले के जवाब का हुक्म दिया। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ट्वीट किया जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तानियों को मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का हुक्म दिया गया। भारतीय तैयारे को पाकिस्तानी फिजाई रूट में मार गिराया गया और पायलट गिरफ्तार हुआ। हम महदूद जवाबी हमले में भारत को दो टोक पैगाम देने में कामयाब रहे। ये अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जी। और इसके साथ साथ आपको पता है कि वहाँ पर जो उनका एक हेडक्वार्टर जो वहाँ था मकबूजा साइड पे, तो वहाँ पर उसके पास जाके अपनी शाहीनों ने पेलोड गिराया था। जी जी, उनको उसके ऊपर नहीं गिराया, बताना था कि हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। जी, यहाँ पर भी कर सकते हैं इंसान के। तो ये जनाब सारा ड्रामा रचाया गया था इंतखाबात के लिए। मोदी ने ड्रामा का ड्रामा रचाया, यानी कि अपने फौजियों को मरवाया। जस्ट इमेजिन कि किस लेवल तक ये लोग स्टूप कर सकते हैं, गिर सकते हैं। और इमेजिन वैलेंटाइन डे पे उसने अपने फौजियों को ये गिफ्ट दिया था। और आपको पता है कि पूरी जो इलेक्शन कैंपेन थी मोदी की, वो दो चीज़ों पर रिलाई करी थी। एक तो ये कि उन मुसलमानों के खिलाफ नफरत और साथ में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत। फिर उसमें ये जो पुलवामा का तमाम जो सिनेरियो हुआ, इसको भी इसने कैश कराया और खुद ये तमाम चीज़ों को जो था ये जिम्मेदार था। और किस तरीके से दुनिया के सामने ये सबूत रखता है कि जी पाकिस्तान ने किया है। और उसके बाद फिर दुनिया ने बताया कि नहीं, इसमें ऐसे कोई सबूत नहीं है कि जो पुलवामा का अटैक हुआ था ये पाकिस्तान की जानिब से हुआ था। ऑलराइट जी, तो अब इस सूरत हाल पर ज़रा तजिया ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। नवाज साहब बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, एक बड़ी एक खुशी होती है जब इस वाक़े का हम तस्करा करते हैं ना, मेमोरी को रिलीव करते हैं कि एक तो आप सोचें कि एक कितना वॉर हिस्ट्रिया इंडिया की साइड से शुरू किया जाता है। हमेशा जब भी कोई ज़रा सा इंसिडेंट होता है, बजाय किसी तहकीक के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम, खुद अपने इलेक्शन जीतने के लिए, मुहिम चलाने के लिए मोदी किस हद तक जा सकता है। वी हैव ऑल सीन दैट। इसके बैक एंड पे प्रिपरेशन, बॉर्डर्स पे प्रेशर और ये सारा जो था, हाउ डू यू सम इट अप? देखें, बात यह है कि जब भी इंडिया में कोई इलेक्शंस होती हैं, वो एंटी पाकिस्तान वॉर हिस्टीरिया और एक रिजेंटमेंट जो होती है दुश्मन के खिलाफ वो पैदा करते हैं, उस पर डरा धमका के वोट लेते हैं। बेसिकली ये पर्पस था। और फिर आप ये देखें सरती कि एक आदिल डार जिसको 6 दफ़ा 2016 से लेकर 2018 तक आपने उसको टॉर्चर किया, इंतहा से जुल्म किया, तो वो क्या करेगा?
नंबर 2 350 kg गोला बारूद। आप जहां पर इंडिया के 8 लाख लोग जो हैं वो हमारे बॉर्डर के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल तैनात हैं। फेंसिंग आपने की हुई है, सर्च लाइट पूरी रात को लगाई हुई है आपने, और वो कैसे लेके जा सकता है कोई, ये भी इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। फिर ये इस हद तक जा सकता है नरेंद्र मोदी जो एक बहुत बड़ा एक टेररिस्ट और कातिल है गुजरात के मुसलमानों का, कि उसने एक 40 अपने फौजी मरवा दिए सिर्फ इसलिए 46 इसलिए कि वो पाकिस्तान को मलाइन कर सके या बदनाम कर सके। और उसके बाद जिस तरीके से रात को 26 तारीख को रखवाएं फरवरी को, और सिर्फ घुसे हैं, अपना पे लोड जितना था वो गिराया, इसमें कुछ दरख्त और 1-2 कब्जे मारे और वापस भाग के चले गए। और जाके जो उन्होंने कहा शोर मचा शुरू किया कि हमने 350 टेररिस्ट को मार दिया बालाकोट में। जी, तो ये करने के बाद आप ये देखो मदिया कि हमने आपके दरख्त गिराने पे और कब्जे मारने में जो आप अभी हाल किया, अगर खुदा न खास्ता आपने हमारा जानी नुकसान किया था तो हम आपकी ईंट से जाके रख देते। ये इनको समझ नहीं आई। और फिर जिस तरीके से हमारे DG ISPR ने कहा कि अब आपने ये हरकत की है, अब हम अपनी मर्जी से अपने टाइम और चूजिंग के हिसाब से हम रिटेलिएट करेंगे। और 27 फरवरी को भी जिस तरीके से इनके जहाज को 2 गिराए, एक मकबूजा कश्मीर में गिर गया, एक पाकिस्तान में गिर गया, एक हेलीकॉप्टर इतनी करीब में अपने हेलीकॉप्टर को उन्होंने गिरा दिया, ये अपना मार गिराया। अच्छा ठीक है, एक चीज मुझे बताएं कि ये जो मॉडर्न डे वॉरफेयर है ना, इसके अंदर एक वक्त तक हमारी सोच थी ज़ाहिर कि थिंक इवॉल्व, एक वक्त तक हमारी और दुनिया की सोच थी कि अब 2 मुल्क जो हैं वो एटमी ताकतें बन चुके हैं, ऐसे में कोई भी कन्वेंशनल वॉरफेयर करने की जरूरत नहीं करेगा। ठीक है, और ख़ास तौर पर हमारा जो एक इंडियन डॉक्ट्रिन के जवाब में जो हमारा जवाब था वो भी सबके सामने था। लेकिन उसके बाद इंडिया ने क्या सोचा कि फुल स्केल और नहीं कर सकते, तो अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्किर्मिश के अलावा हम ये कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स का तमाशा लगा सकते हैं। तो ये जवाब देना बहुत जरूरी था उनके लिए, ये बहुत ज़रूरी था सर्जिकल स्ट्राइक। और उसके बाद उनको ऐसा जवाब दिया कि उनको पता चल गया आइंदा पाकिस्तान की तरफ कभी पाकिस्तान की स्पेस वायलेशन या ग्राउंड वायलेशन मत और ना करेंगे। ये उनको इस बात का बड़ा क्लियर अंदाज़ा हो गया। और उसके बाद जितना झूठ बोला कि F-16 जहाज गिर गया, इनके अपने सहाफ़ियों ने क्लियर कर दिया कि जी ये पाकिस्तान की MiG-21 के पार्ट्स है। फिर उसके बाद अमेरिकन ने हर एक ने क्लियर किया। फिर सबसे बड़ी बात इसमें थी कि हमारी मुसल्लह फ़ौज और ISPR ने लम्हा अपने अवाम को बाखबर रखा कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, प्रूफ के साथ दिखाया कि ये जहाज़ है, ये अभिनंदन है। ये इसको बाद में फंटास्टिक चाय वाले को, नरेंद्र मोदी के पायलट को हम चाय भी पिला दी और उसके बाद वापस भी कर दिए। फिर वो कह रहे हैं कि वापस कर दिया। ये ऐसा ही, मैं समझ नहीं आ रही कि इससे इंडिया की, चाहे वो मुंबई अटैक, चाहे पुलवामा की, जो उनका अपना ही हमने तो उसकी भी बड़ी मजम्मत की थी कि भाई उनके वहाँ पे सोल्जर तकरीबन 45 के करीब जो है वो हलाक हुए। उसके बावजूद कुछ भी चीज़ वहाँ पे चिड़िया मर जाए तो वो कहते हैं लोग पाकिस्तान के इसमें कोई ना कोई हाथ होगा। तो इतनी क्या टेरर, इतनी क्या दहशत हर वक्त, क्या उनको पाकिस्तान फोबिया हर वक्त? उनको पाकिस्तान फोबिया यही है कि इनकी फौज अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, सिर्फ कश्मीरी औरतें बच्चे बूढ़ों को शहीद कर सकते हैं। और फिर वो इतनी उनकी बेइज्जती होती है। आपके सामने ये देखें ना जिस तरीके से इन्हें हरकत की। और फिर पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा उस वक्त कि जी आप कोई एक्शनेबल एविडेंस दें, हम पूरी इंक्वायरी करेंगे एंड वी लेट यू नो व्हाट हैज हैपेंड। और उसके साथ फिर एक और बड़ी क्लियर बातें उन्होंने की। उसके बाद आप ऑपरेशन धमाका हुआ बालाकोट में फौरन पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया, ऐसे कभी होता है। फिर ये देखेंगे रेजिलियंस ऑफ पाकिस्तानी कौम, पूरी कौम खड़ी थी सबके साथ, क्योंकि जब आवाम को आप इफ़हाम नहीं रखते हैं, डाउट क्रिएट नहीं करते हैं, बताते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, तो मेरे ख्याल में उस पर पूरी कौम का एतमाद हो जाता है। और वो इसलिए पूरी कौम रोजाना DGI पर ब्रीफ करते थे और बताते थे। और उनके लोगों ने ख़ास तौर पर इंडियन जनरल ने कहा कि ISPR का हम मैच नहीं कर सके क्योंकि हमने अपने लोगों को झूठ बोला और हम कवर नहीं कर सके। चले पाकिस्तान की
DGI चलिए जी, अब इट्स प्रूवन, आई एम श्योर कि थोड़ा सा आगे कोई तरह का करने के लिए वैसे शर्म तो उनको नहीं आती, लेकिन कोई महाज खोलने से पहले 1000 दफा सोचेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड रिटायर्ड हारिस फॉर बीइंग द बिल्कुल जी। ब्रेक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हम छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, एक ये जो जुमला है, टी इज फैंटास्टिक, अगर आप ही जाएं किसी की घर मेहमान और आप उनको बोल दें टी इज फैंटास्टिक, सोच अगलों का तो बिल्कुल दिन बन जाता है। और आप सुनने को तरस रहे हो, आपने के लिए अच्छी चाय बनाई है तो अगला बंदा कहता है टी इज फैंटास्टिक, और अगले को भी सुन के मजा आता है, सामने वाला बंदा अच्छी चाय पी रहा है। लेकिन अब मसला ये है कि भारत को भी कुछ चीज़ें काटने लग जाती हैं जब ये बात होता है। पिछले हमने देखा जी, हुसैन तले साहब ने वो वेट कर दी और उन्होंने कहा जी ये तो भी द टीनटास्टिक वाला पॉइंट हो गया। भाई मैं कहती हूँ भाई आग लग गई उनको, और ऐसी आग लगी उन्होंने फिर आगे से भारतीय मीडिया इतना पागल हो गया, उन्होंने कहा ये जो ये हरकत है ना, इससे तो अब पाकिस्तान और इंडिया के जो क्रिकेट के वाले ताल्लुक तो मजीद खराब हो जाएंगे। आई डोंट नो शुड आई से इट और नॉट, बड़ी चवल बात है। बिल्कुल चवल एक रीजनेबल वर्ड है, आप यूज कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं, लोगों की हरकतें, और लोग बताते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। दो अल्फाज निकाल देंगे, मतलब वो जो लगता है चाय की fantastic जगह में उसको क्या कुछ और कहना शुरू हो जाएंगे। निकाल दें हम डिक्शनरी से वर्ड, क्या करें प्लास्टिक का, आगे टी निकाल दें, टी आप क्या बोलेंगे, पागल हो गए, क्या हो गया भाई, इजी हो जाए। समझिए उनको, दिल पे लेगा चलिए अपनी मैं आई कैन नॉट रेजिस्ट, पता नहीं मेरा ऐसे क्यों करता है ये। The tea is fantastic. Have it. अच्छा ये छोटी सी ब्रेक लेते हैं, सबसे पहले मैं और डांट पड़े। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम बात कर रहे हैं आज 27 फरवरी है। आज ऐसा सरप्राइज़ जो कि हमने भारत को दी था 4 साल पहले, उसको सेलिब्रेट करें हैं। और जिस तरीके से हमने उनको बता दिया था कि चाहे आप आदात में हमसे दुगने तिगने ही क्यों, लेकिन आपका जज्बा कहीं पे भी जो है ना वो हमसे ज़्यादा नहीं हो सकता, और ना आपकी हिम्मत और जुर्रत और शुजाअत हम जैसी हो सकती। भाई आप दुनिया का कोई भी एयरक्राफ्ट, आप तेजस ले आए, आप ले आए राफेल ले आए, आप ले आए, भाई आप अभी जो है ना ग्रिफिन ले आए, आप उठा के जो है F-35 ले आए, आप और एयरक्राफ्ट उठा के ले आए, हमें फिर भी मुकाबला करना है, क्योंकि आप तो एक जहाज गिरने पर भाग जाते हैं, लेकिन हम डट कर मुकाबला करते हैं, और हमारी हिस्ट्री रही है ऑलरेडी जो शहादत का जज्बा जो हम लेके चल रहे होते हैं, हमारे रिलीजन सपोर्ट है, वो जज्बा उन लोगों में नहीं होता, उन लोगों में नहीं होता वो जज्बा कि हम किस तरह से ओन करते हैं, और हमारे सर का ताज, और जिस तरह शहीदों को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ पे वैसी चीज़ नहीं होती। अच्छा खैर, आज क्योंकि मैं कहना चाह रहा था टी इज फैंटास्टिक, लेकिन कितने एसिडिटी, अभी मेरी कॉफ़ी भी आ रही है, टी भी आ रही है, बस थोड़ा सा वक्त लग गया। लेकिन जनाब चीज़ वही होती है, बर वक्त और सही टाइम पर हो। जैसे हमने भारत को जो उनकी सर्जिकल स्ट्राइक जिसको वो क्लेम कर रहे थे, उसका बड़ा ज़बरदस्त सुथरा और तरीके जवाब दिया। और आज के दिन क्यों ना याद करें हमारे शहीद कुलीग अरशद शरीफ को, कि जब स्पेसिफिकली ये भारत ने अपना ये 26 फरवरी को सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया था, ही वॉज द फर्स्ट वन जो कि फौरी पहुंच उस जगह पर जहाँ पर भारत ने दावा किया था सर्जिकल स्ट्राइक का। सो जो कि बेसिकली 19 फेब को जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, और उन्होंने कहा था कि जी देखें जी, हमने जो 350 जो हैं वो लोग मार दिए, वो ये कर दिया, वो कर दिया। और फिर शहीद अरशद शरीफ खुद वहाँ पर गए, उन्होंने दिखाया कि क्या क्या वो क्लेम कर रहे थे, और असली अरशद साहब का जो जज्बा होता था वो दीद नहीं होता था। जाहिर है कि एक जज्बा वतनी हमारे अंदर भी, हम भी भरपूर जज्बा रहे, लेकिन अरशद शरीफ साहब कोई नहीं बीट कर सकता। भाई देखिए, उनकी फैमिली में शहीद है, अपने भाई शहीद होते हैं, तो जिस तरीके से फिर वो एक नगमा भी जो लिखा था, हमने देखा है जंग को लड़ते हुए, तो कौन उसको भूल सकता है, जितने वो बुलवतन थे। तो खैर आपके साथ शेयर करें। और फिर उसके बाद सैटेलाइट इमेजेस के जरिए पता नहीं क्या क्या क्या, अगर ऐसा हुआ होता तो यूँ होता, दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके। और फिर वाहिद उन्हें कामयाबी मिली, एक नसवार की पुड़िया के ऊपर जो F-16 लिखा हुआ था, वो दिखा के बताया, और अपने शो में जो है वो वहाँ से, अच्छा जो खुद भी सवार जी लगा के बैठे हुए थे, तभी ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन मैं आप ये देखें कि किस तरीके से पाकिस्तान की फिजाइया ने मुंह तोड़ उनको जवाब दिया, और जो उनका गुरूर था वो खाक में मिल गया, और उनको बताया कि भाई जो हीरोज़ होते हैं वो क्या होते हैं, जो ज़ीरोज़ होते हैं वो कैसे होते हैं।
और साथ में जो ये दिखाया भी कि जब हीरोज आते तो सेलिब्रेशन क्या होती है, जब हीरोज आते तो तकरीब के हाल। अच्छा जी, रिपोर्ट आपने देख ली। चक्कर मतलब ऐसे झूठ से अगले वो चक्कर आ जाए, बल्कि जो चक्कर दिए वो भी चक्कर वापस आ जाए। वीर चक्कर पे चक्कर। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे नंदू ने अपनी कटाली की मूछें, जाहिर है कटानी, उसने इतनी वो देखी ना कि हमारे मग्गों पे भी चाय की मग्गों पे भी, तो उसने कहा नीचे नहीं। कल को एयर चीफ ना बन जाए, हिस्ट्री You never know वहाँ पे जिस तरीके से नलायकों को। लेकिन जमाल साहब ने एक चीज बड़ी अच्छी कही थी कि he was the only one who came to fight. Yes, उन्होंने कहा कि इसलिए बाकी तो सारे नस के। अच्छा जी, और जैसे कहते हैं ना कि झूठ के पाव नहीं होते, किस तरीके से इंडिया ने क्या कुछ दावे नहीं किए थे, और उसके बाद कैसे उनके अपने ही मीडिया पर और कैसे ही दुनिया भर ने। साबिक सफीर अब्दुल बासित साहब जो कि पाक भारत ताल्लुकात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं और भारत के रवैये से अच्छे से वाकिफ़ हैं और दफ्तर खारजा के तर्जुमान भी उससे पहले रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आप ज़ाहिर है कि इन तमाम तर वाक़यात के ऐनी शाहिद भी हैं और जब इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब रहे, ख़ासतौर पर भारत की वजह से, ये जो हमने फैसला क्या किया था कि भारतीय पायलट को विद इन 24 आवर्स या से कुछ ज़्यादा वक्त के बाद वापस कर दिया जाए, ये कैसा फैसला था? इससे हमारा इमेज कितना बेहतर हुआ दुनिया के सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में लेने का। देखिए, जहाँ तक अभिनंदन की वादी का ताल्लुक है, इससे पहले भी ये भी करता चलूँ कि भारत एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है जिसके तहत उन्हें ये एक लिहाज से उसकी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक स्विफ्ट एक्शन लिया जाए और वो तकरीबन 48 घंटों में हो जाए और वो जिस कंडीशन है कि जो लीडर है हमारा वो तक बात ना पहुंचे। तो हमारा जो रिएक्शन स्विफ्ट ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट बड़ा ज़बरदस्त था और मैं तो समझता हूँ कि बड़ा मेजर्ड रिस्पॉन्स था और हमने ये भारत को दिखा दिया कि अगर आप गोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन की बात करते हैं तो हमारे पास भी उसका हल मौजूद है। बल्कि बासित साहब, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी टू कट यू, आपको याद होगा ये 2001-2002 का जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ था इंडियन पार्लियामेंट पर सो कॉल्ड हमले के बाद, उसके बाद तब ये दोनों साइड की 9 लाख अफवाज बॉर्डर पे काफी अर्से तक खड़ी रही। उसके बाद कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन आया था उनका और उसके जवाब में फिर हमने बैटलफील्ड रेंज मिसाइल बनाए थे ताकि वो पाकिस्तान को पेनिट्रेट ना कर सके। नसर मिसाइल जो 60-70 किलोमीटर रेंज है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल। ये जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया, क्योंकि उन्हें पता था कि बाकी और किसी तरीके से तो निपट नहीं सकता, ऐसे छुओ और भागो और दुनिया को बताओ कि हमने ये कर दिया। इसको हमने जिस तरह से टैकल किया उसका आपका कॉमेंट किया है? बहुत अच्छा, मैं तो समझता हूँ एक तो जो टाइमिंग थी ना बालाकोट अटैक की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो ही ये पुलवामा का अटैक हुआ 14 फरवरी को, तो भारत का हमेशा ये वतीरा रहा है कि बगैर सोचे समझे तहकीकात किए बगैर तो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस हो, मुंबई हो, पठानकोट हो, आप देखते हैं कि एक पैटर्न आपको नजर आता है। पुलवामा के बाद यही हुआ और हालांकि जो जिसने अटैक किया मुय्यन तौर पर आदिल राजा, वो जम्मू और कश्मीरी था। और यही बड़ी ज़बरदस्त बात है कि 35 kg जो भारत की हुकूमत ने बताया, तो जी 35 kg RDX वो पाकिस्तान से उन्होंने हमने वहाँ भेजा। तो 35 kg RDX इतनी जो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल में 3 लेयर उन्होंने सेंसेस लगा रखी हैं, उसके बावजूद भी अगर ये हो जाता तो बड़ी हैरत की बात है। तो भारत का हमेशा से रहा है और हमारा स्टांस क्योंकि हमारा सारा जो सिक्योरिटी कैलकुलस वो डिफेंसिव है, हमारे कोई ऑफेंसिव डिजाइन नहीं है भारत के खिलाफ, लेकिन क्योंकि हमने अपने डिटेल्स को क्रेडिबल बनाना उसको रखना है, इस वजह से 27 को जो हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया, वो बहुत जरूरी था कि भारत की बिल्कुल क्लियर मैसेज चला जाए कि अगर उन्हें कोई आइंदा ऐसी हरकत की तो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है कि वो इसका मुकाबला वो तो बड़ा जबरदस्त एक मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको बताया भी कि भाई बात सुन लो कि नेक्स्ट अगर ऐसा करोगे तो फिर बच के कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, लेकिन ये बताइएगा, हम स्पेसिफिकली देखने की इंडिया की जानिब से और स्पेसिफिकली अगर मोदी सरकार के वाले से बात करें तो उसकी जो सियासत है, जो उसकी पावर, वो 2 चीज़ों पर है। वो स्पेसिफिकली जिस तरीके वो पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत में जो बयान देता है, और साथ में वहाँ पर जो मौजूद मुसलमान है उनके खिलाफ वो जितनी नफरत फैलाता है। हमने देखा भी तमाम वहाँ पे जो मुसलमानों के लिए ज़मीन की तंग की जा रही है आए दिन। तो क्या हम सिफारती सतह पर जो उनकी झूठी पॉलिसीज़ हैं, दुश्मन
पॉलिसीज हैं और जो प्रोपेगेंडा है, इसका दिफा करने में कामयाब हुए दुनिया भर में? इससे पहले कि मैं आप इस बात का एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। टाइमिंग जो थी ना, वॉज वेरी इंटरेस्टिंग पुलवामा की। उसके 2 माह बाद भारत में लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे और हम ये भी पैटर्न भारत में देखते हैं कि जब कोई बड़ा इलेक्शन आता है, जनरल लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, तो इस किस्म की हरकत की जाती है कि एंटी पाकिस्तान, एंटी कश्मीर जो रेटरिक है उसको बढ़ाया जाए। और ये एक बीजेपी की खास इलेक्शन का है, एक स्ट्रेटजी है कि किस तरह एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को उभारा जाए ताकि 30 से 40% उनको वोट चाहिए होता है इलेक्शन जीतने के लिए। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि सफारती सतह हम इसको सही मानों में प्रोजेक्ट कर सके नहीं कर सके, मैं समझता हूँ कि हमारे पास अभी भी स्पेस है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद भारत में जो गैर आनी मौजूदा कश्मीर के हवाले से थी, उसमें पाकिस्तान में कुछ लोगों का ख्याल है कि अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, बल्कि यहाँ की बात कि कश्मीर को 20 साल के लिए फीस कर देना चाहिए। मैं इन ख्याल से ज़ाती तौर पर इत्तेफाक करता। हमने कश्मीर में बदकिस्मती के साथ हमारी पॉलिसी में थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसीज रही हैं और हम बहुत सी चीज़ें पब्लिक डोमेन ऐसी कही हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारी डिप्लोमेसी में बहुत स्पेस है, हमें उसमें थोड़ी बहुत ही कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। मैं बहुत ही प्रपोजल के बारे में दे भी चुका हूँ, लेकिन जब तक हम एक जामे हिकमत अमली नहीं अपनाएंगे, उस वक्त हमें दुनिया से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जिसकी हम तवक्को रखते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक मौजूद। एक ब्रेक ले लेते हैं, जिम के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड। और साथ में पेशावर ज़ल्मी के बयान, और एक मैच में जहाँ होम ग्राउंड था हमने देखा स्पेसिफिकली कराची जीत की, क्या लाहौर भी जीत गई। जबरदस्त मैच खेला कराची ने। मैच और मैं तबरेज शम्सी को सब लाउड कर रहे हैं, ही बोल्ड रियली वेल, लेकिन साथ ही साथ शोएब मलिक को क्रेडिट है भाई, उन्होंने मजीद कम रन देके 3 विकेटें उन्होंने भी हासिल की भाई। तैयब ताहिर भी अच्छा है। और असल में बात यह है कि ये जो खेल होता है ना, ये बेसिकली इम्पैक्ट गेम है। T20 में जो है ना, आपका इम्पैक्ट मैटर करता है। और एक शख्सियत जिससे मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ ओवरऑल, वो है आजम खान। यार ही इज ब्रिलियंट, ही इज सपोज्ड टू बी इन द टीम। और आप ये देखें, उसको प्रेस टॉक करते हुए देखें, उसका कॉन्फिडेंस, उसका एक मतलब आप ये देख लें कि एक भाई व्हेन यू आर इन द, आप जब आप फील्ड में मौजूद होते हैं, जब मैदान में मौजूद होते हैं, तो योर परफॉर्मेंस मैटर्स। आपकी परफॉर्मेंस बताती है कि आप कितने फिट हैं, कितने फिट नहीं हैं। अच्छा, एक मैच में तुमने देख लिया कि कराची ने तकरीबन जो है 167 रन का जो है वो टारगेट दिया मुल्तान को, और मुल्तान जवाब में से 161 बना सकी। और अभी हमें बताया जा रहा है कि जी इस वक्त वज़ीर आज़म लाहौर कलंदर्स ने सीजन 8 के सबसे बड़ा टारगेट, ओ भाई टारगेट दिया 241 रन का। बल्ले भी बल्ले पेशावर, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने कहा हम चेस करेंगे और 201 तक, पर 201 भी नॉट बैड भाई जी। लेकिन शाहीन आफरीदी ने उसमें बल्ले तोड़े, 5 विकेटें बल्ले भी तोड़, तो यूं करके तोड़ा ऐसे। लेकिन भाई मैं कहती हूँ मजा ही आ गया, हाँ। स्वाद आ गया सोनिया, वो विकेटें उड़ने का भी एक अलग ही जोश होता है। तो हमारे साथ इस जोश और वलवले को सेलिब्रेट करने के लिए दिनों के बाद, हमारे साथ बड़े दिनों के बाद, बड़े तवील अरसे के बाद टॉप के हमारे नुमाइंदा खुसूसी शोएब जट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। हाँ जी, कड्डो दंदियां और की करना है, तुझे ना कुछ कहते हैं, उनसे पंगड़ा ही रह गया, तो बेच आगे पालना। ये वैसे अच्छी बात है, क्योंकि कराची किंग्स ने अपना दूसरा मैच खेला और बड़ा जरूरी था कि 5 मैचेस में से 4 उनके लिए जीतना जरूरी थे। कल की परफॉर्मेंस के बाद उनका जो है ना अच्छा रन रेट भी अच्छा हो गया माशाल्लाह से। 2 रन रेट तो उनका पहले ही अच्छा है, क्योंकि बाबर आजम की टीम को 67 के रन से हराया था, और कल जो है 66 की विकेट है, तो रन रेट तो बड़ा अच्छा है। लेकिन अब अगले जो मैचेस हैं, रखनी होंगी, अगले मैचेस में एक मैच हार जाए तो भी आप इन है, लेकिन खुदा ना खास्ता 2 मैच हार गए तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। तो अगले मैचेस अब जो है, और अगला मैच यकुम को है मेरे ख्याल से। आजम खान की परफॉर्मेंस को बताएं जल्दी। बहुत आउटस्टैंडिंग, जितना उसकी तारीफ की जाए कम है। यार वो पहले ये समझते थे कि पेस को नहीं खेल पाएगा, लेकिन पेस के ऊपर वो जो हसनैन पे उसने छक्का मारा, स्टॉक ऑफ द टाउन था बिल्कुल ऐसी, और छक्का भी कितना लंबा मारा, वो यार 102 मीटर नहीं मारा, 102 मीटर का, और पाकिस्तान के क्विकेस्ट बॉलर को मारना जो है ना वो आसान काम नहीं। और ओवरऑल हसनैन अच्छी बॉल करा रहे थे, लेकिन उस मैच में सिर्फ पिटेंगे, वरना पूरे इस इवेंट में हसनैन अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे। अच्छा, मुझे बताइएगा आप कि कितना यहाँ पे कराची किंग्स का जो हम देखते थे कि मोराल थोड़ा बहुत डाउन था, वो कि इमाद और शोएब मलिक के परफॉर्मेंस देखते थे, जबरदस्त कंसिस्टेंट इतनी परफॉर्मेंस में,
तो अब जो सीजन की सबसे अच्छी टीम को बीट करने के बाद उनके मोराल में आपको क्या लगता है कि कितनी डिक्री आई होगी? देखिए उनका मोराल कहीं पे भी नहीं गिरा। कराची किंग्स जितने मैचेस हारा है वो नैरो मार्जिन से हारा है, 2 रन से हार गए, 3 रन से हार गए। तो आप ये नहीं कह सकते, बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह की ऊटपटांग बातें कर रहे थे कि कराची ने अपसेट कर दिया। अपसेट तब होता है कि बड़े बड़े मार्जिन से हार रहे थे, क्लोज मैच आ रहे हैं, फिनिश नहीं कर पा रहे थे। तो किंग्स को जो फिनिशिंग थी वो मिल गई है। तो मैं समझता हूँ कि अब किंग्स जो है वो पलट के नहीं देखेंगे। और एक सीजन में मुल्तान के साथ भी ऐसा था कि शुरू के 5 मैचेस वो हारे, उसके बाद वो टाइटल जीत के चले गए। तो मैं भी यहाँ की परफॉर्मेंस बिल्कुल उस पर तनकीद बनती भी है, स्लो खेले। अच्छा एक और एंड में जाके लग ये रहा था कि ही कुडंट जस्ट स्ट्राइक द बॉल, लेकिन यानी कि 46 बॉलों पे वो कल हमने ट्रांसमिशन में भी बात की थी कि वो जोर से मार रहे थे लेकिन मिल सिंगल ही रही थी। ये बड़ा मामला था। बाकी क्लीन हिटिंग जो दूसरे बैट्समैन करते नजर आए हैं वो कल तैयब ताहिर तेज खेला, डेब्यू पे आके उसने तेज खेला, यंगस्टर है, उससे इतनी तवक्कुआत नहीं थी, जितना अच्छा परफॉर्म कर गया। तो इसी तरीके से छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज होती रहेंगी। फिर शुएब मलिक की जैसे सफी ने भी तारीफ की, आप भी तारीफ करेंगे, रिवर्स गियर लगाया। वो जो नौजवान वाला भी आप शिकवा कर रहे थे कि हम क्या नौजवान हैं, तो मलिक को फॉलो करते हैं, आप नौजवान हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो मलिक की तारीफ बनती है। मलिक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बैट से कर रहे थे लेकिन बॉल से भी कर दी। इमाद ब्रिलियंट खेल रहा है। तो यकीनी तौर पे अब वसीम अकरम साहब ना आपको सोचे कि जो लास्ट मैच जब हारे थे जिस तरीके से वो गुस्सा था, अच्छे मूड में आ रहे होंगे। अच्छा एक ये इस इवेंट में हम बात करें, एक तो फाइंड हो सकती है आजम, दूसरा ये है एहसान, उसके बारे में कोई कॉमेंट? एहसानुल्लाह आजम के इस इवेंट की फाइंड नहीं है, आजम पहले मतलब लेकिन इस इवेंट में वो निखर के आगे, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि निखर के आगे वो जो उनका केस था, लोग पर्ची कहते थे, अब उन्होंने बता दिया भाई पर्ची नहीं है, मैं तो दरवाजा तो एंट्री के लिए तैयार हूँ। एहसानुल्लाह बिल्कुल ऐसा है, फाइंडिंग तो नहीं है क्योंकि एहसानुल्लाह पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट पहले खेल चुके हैं, लेकिन इस स्टेज पे आज वो अपने आप को मनवा रहे हैं। अभी तक देखें, कल भी मेरे ख्याल से 4-22 उनका था और 2 पेस यार सीरियस पेस भी अच्छा है, वेरिएशन भी है उनके पास। तो यकीनी तौर पे हारिस रऊफ के लिए वो खतरा बन गए हैं। देखिए आपको ये मानना होगा 2-3 खिलाड़ियों के लिए अब पीछे खिलाड़ी आगे खड़े हो गए हैं। एहसानुल्लाह ने बता दिया कि हारिस रऊफ 150 है तो मैं 152 की रफ्तार से बॉल करता हूँ और विकेट टेकर भी हूँ। इसी तरीके से शादाब बॉल के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसामा भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों लैगी हैं, तो उसने बता दिया कि जी मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ। इसी तरीके से नवाज जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इमाद बहुत ज्यादा। और आप ये देखें कि बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर इमाद। और मैं ये देखूँ कि इसमें तो हमारा ही फायदा है कि आगे इंटरनेशनल की जो क्रिकेट टीम है तो हम ये भी देख सकेंगे कि इसको हमने इन करना है, किसको आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हर किस्म का बॉलर जो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा अब मुझे क्योंकि आपने बॉलिंग के वाले से बात की, तो जो लाहौर कलंदर्स में जो स्पेसिफिकली जो हमने बॉलिंग अटैक देखा वो एक ही बंदे की मैं बात करूँ तो वही बड़ी है। देखिए उनकी 2 एंगल से हमें बात करेंगे। बॉलिंग का बहुत ब्रिलियंट कर रहे हैं। कल 16वें मैच में कप्तानी कर रहे थे बाबर आजम और 17वें मैच में कप्तानी कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी। बाबर ने 16 में से पूरे 3 मैचेस जीते बाबर की कप्तानी में, तो कितना बड़ा फ्लॉ उनकी कप्तानी नजर आता है। उन्होंने 17 में से 11 मैचेस जीते शाहीन शाह अफरीदी। और कल जिस तरीके से देखें, आप जो बात कर रहे हैं 200 रन की हम जो बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने भी 200 रन बना ले, अगर कल बाबर आजम 2-3 ओवर सर्वाइव कर लेते, बॉल इतना गीला हो गया तो वो सेंचुरी बना सकते थे। वहां पे इन कंडीशंस में 5 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है। मतलब बॉल बड़ा हुआ है, सही तरह हाथ में ग्रिप में नहीं आ रहा, उसके बावजूद बल्ला भी तोड़ रहे हैं, विकेट भी तोड़ रहे हैं, अपोनेंट के कमर भी तोड़ रहे हैं। कल तो तोड़ फोड़ में जाके रखी है। शादी के पॉजिटिव असरात बाकियों पे नहीं आए, नहीं शादाब वही ना, बाकियों पे नहीं आए। अच्छा भी मैं चाहूंगी सर निकाल लिया वो शॉट, वो जो बल्ला तो आपको मानना होगा कि सुपर क्लास बॉलर ने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन इंडीड ही इज। बल्कि पिछले जो मैचेस होते हैं इंटरनेशनल मैचेस उसमें इनको मिस इतना किया था बिकॉज़ ही वाज अनफिट। रिदम भी अच्छा खासा आ गया बिल्कुल। अब नजर ना लगे क्योंकि ये वर्ल्ड कप का साल है, हमें शाहीन ऐसा ही शादी मुबारक साबित हुई है। देखा ना वो शादी की बात जो एंट्री मारी तो अच्छी एंट्री। अब ये हारिस रऊफ भी क्योंकि वो भी पिछले तरह वो इंडिया वो भी अनफिट थे, तो वो भी शादी की बात है, तो अल्लाह करे उनके भी हमें आगे ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को। बहुत शुक्रिया हमारा। अब तो पहले तो सारे मैचेस कल पहले अनाउंस हुआ कराची में, लेकिन अब हो रहा है कि वापस पिंडी और लाहौर की। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आप हमारा शुक्रिया अदा करें। अच्छा इसलिए कि हम आपको इतना मौका देते हैं, आपको कहीं और नहीं। बिल्कुल जी, हमारे बोलने का अपने प्रोग्राम में भी नहीं मिलता।
वेलकम आफ्टर द ब्रेक। पिछले दिन हमने देखा कि तुर्की और सीरिया में जो ज़िला आया है जिसकी वजह से 40,000 से ज़्यादा अफराद जाम बहक हो गए हैं, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ के जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ना सिर्फ उसमें बल्कि वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं जो कि इस अर्थक्वेक का निशाना बनाए हैं उन तक खुराक की चीज़ें कैसे पहुँचानी है, उन तक बहुत सारी मेडिसिन कैसे पहुँचानी है, इसमें उन्होंने बहुत किरदार अदा किया। और स्पेसिफिकली अगर हम अपनी यहाँ की बात भी करें तो इकरार हसन जो हमारे एंकर पर्सन है वो ही अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे सामान लेके ताकि और आप ये देखें कि -10 टेम्परेचर था और वहाँ पर जब ज़राए मुदरफ तरह से ना हो, ज़राए मवासलात भी ना हों, चलना फिरना दुश्वार हो, गाड़ी लेके जाना तो एक अलग ही बात, लेकिन वहाँ पर टीम सरेआम इमदाद देकर पहुँची और अपने हाथों से सामान पैक किया, खुद तकसीम भी किया। तो इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है एयरवाई न्यूज़ के पर्सन इकरार हसन जो कि दौरा करने के बाद वहाँ से अभी हाल ही में पाकिस्तान पहुँचे हैं। यार हेड्स ऑफ टू यू कि आप वहाँ पर गए और आपने ARY न्यूज़ की तरफ से, ARY नेटवर्क की तरफ से आपने अपना हिस्सा वहाँ पर डाला, तो क्या मनाज़िर आपने देखे ज़लज़ले के बाद तबाहकारियों के? जाहिर है तुर्किया में तारीख़ का एक बदतरीन ज़लज़ला आया है तुर्क और शाम सरहद पर, और इंतहाई नगुफ्ता भी सूरत हाल है। अल्फाज में शायद उसका बयान भी मुमकिन नहीं है। बिलऊम जो हम देखते हैं ज़लज़ला उन इलाकों में जहाँ वर्टिकल डेवलपमेंट्स नहीं होती या वर्टिकल इमारत नहीं होती, यहाँ पे जिन इलाकों में भी ज़लज़ला आया वहाँ एक मंजिल से ज़ायद मंजिला इमारत थी और उसके नतीजे में ज़ाहिर जानी नुकसान भी ज़्यादा हुआ और इमारत का नुकसान भी बहुत सारा। हमने अपने ट्रिप को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। हम पहले इस्तांबुल से मलातिया के इलाके में गए और मलातिया में हमने देखा कि मलातिया शहर एक कदी शहर है, उसका डाउन टाउन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था इस शदीद ज़लज़ले के नतीजे में। और सबसे ज़्यादा अफसरदा करने वाली बात यह थी कि वहाँ एक बहुत कदीम जामिया मस्जिद थी डाउन टाउन में, वो भी इस ज़लज़ले के नतीजे में शहीद हुई। वो बाज़ार कदीमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया इस ज़लज़ले के बाद। लेकिन हमने वहाँ कुछ हौसला अफजा मनाजिर भी देखे। वो ये कि उस शहर को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया था। जो इमारत तबाह हो गई वो तो हुई, लेकिन वो इमारत जो कि बिल्कुल मखूश हो गई इस ज़लज़ले के बाद, उनकी जो रेशो है वो तकरीबन 90% है, यानी 80 से 90% इमारत उस शहर में मखदूश हो गई, रहने के काबिल नहीं है। लेकिन वहाँ हमने ये देखा कि वहाँ के मेयर की एक ग्रोसरी स्टोर्स की चेन थी, उस चेन को उन्होंने लोगों के लिए ओपन कर दिया, खोल दिया उन्होंने, और वहाँ से लोग बगैर कोई पैसा दिए ग्रोसरी का सामान ख़रीद सकते हैं। लेकिन कमाल ये देखिए तुर्क की जो उनकी खुददारी है कि कहीं भी हमने लाइनें लगी हुई नहीं देखी, कहीं भी हमने ये लालच, तमा या हिर्स नहीं देखी कि वो एक से ज़ायद अशिया उठा लें ग्रोसरी स्टोर से जहाँ से उनको मुफ्त मिल रहा है। बल्कि हम भी जो कंबल लेके गए, खैम लेके गए, मुख्तलिफ किचन के एसेसरीज लेके गए, उसमें भी लोग हमसे पूछते थे कि आपके पास क्या चीज़ है, और अगर आपने कहा कि मेरे पास कंबल है, हमारे पास कंबल है आपको देने के लिए, तो वो कहते थे कि नहीं हमारे पास कंबल है, आप भी किसी और को दे दीजिए। वो सिर्फ वो चीज़ जो उनके पास मौजूद नहीं है या जो चीज़ ज़रूरत की है उतनी ही देते थे, और एक से ज़ायद बॉक्सेस हमने नहीं देखा किसी को भी लेते हुए या मांगते हुए। ये आपने बड़ी बात की, और देखिए तो खुदा भी ऑफ कोर्स वो, और साथ में जिस तरह से स्टेट उनका ख्याल रख रही है, ये भी बहुत ज़बरदस्त मैसेज देती है कि जो स्टेट माँ जैसी, रियासत माँ जैसी होती है तो कैसी माँ जैसी होती है। अच्छा, लेकिन आपने स्पेसिफिकली इमदादी अब लोगों के हवाले से तो आपने बताया, लेकिन बताया थी वहाँ पे ओवरऑल जो इमदादी कार्रवाई की सूरत हाल थी वो कैसी थी, और वहाँ पे जो कैंप्स हैं, वहाँ पे खैमे लगे हुए हैं, वो लोग जो कि घरों में रहते थे, बड़ी तादाद में लोग बेघर उठ के और कैंप्स पे रहने में मजबूर हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल देखी आपने? जिस तरह मैंने अर्ज किया कि वहाँ पे ज़ाहिर है -11-12 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। गाजी अंतब और उसके मुल्हका इलाकों में भी -4-5 तक टेम्परेचर था, और रात में टेम्परेचर और ज़्यादा यानी कम हो जाता था। वहाँ लोग खैमों के अंदर, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि मुस्तकिल ज़लज़ले आ रहे थे। यानी मैं भी जब वहाँ मौजूद था तो मैंने भी मुतअद्दिद ज़लज़ले के झटके वहाँ महसूस किए, और वहाँ के लोगों के लिए भी नॉर्मल बात हो गई है, इसलिए कि तकरीबन 1000 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। और जब हम वहाँ मौजूद थे तो एक और ज़लज़ला वहाँ 6.4 शिद्दत का और उसके बाद 5.8 शिद्दत का एक आफ्टर शॉक और महसूस किया गया। सो ये सिलसिला वहाँ पे जारी है। अब लोगों के लिए एक तरह मामूल की बात वहाँ पे बन गई। तो खैमों के अंदर 1 से ज़ायद फैमिलीज भी एक दूसरे के साथ रह रही हैं। बहुत सारे लोग वहाँ से जा नहीं सकते बाकी इलाकों या शहरों की जानिब, इसलिए कि उनको उम्मीद है कि शायद उनका कोई मलबे के नीचे से ज़िंदा निकला है, शायद कोई लाश बरामद हो जाए, क्योंकि किसी की लाश मिल जाए अपने फिर भी शायद थोड़ा सा सब्र आ जाता है। लेकिन इस गुमगू में आप हो कि अभी जिंदा है हमारा प्यारा, ये दुनिया से चला गया, उस कैफियत में अपने घर, अपने इलाके को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस कैफियत से वहाँ सारे दोस्त गुजरे हैं।
अच्छा, तबाही तो आप है कि उसको बयान नहीं कर सकते। क़यामत ज़ुहरा का सा मंजर था वहाँ पर जब ये आया, लेकिन वहाँ के लोग खुददार भी हैं और अपनी मदद का हौसला भी रखते हैं। तो ये आपने कैसे देखा कि वो अपने आप को रीबिल्ड कैसे करने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं अभी तक? बहुत ही जज्बे वाले लोग, बड़ी शानदार कौम, जैसा हम सुनते थे, जैसा हमने तारीख़ में पढ़ा, मैंने उनको वैसा ही पाया। इस तरह से हुकूमत और रियासत अपने अवाम के साथ और अवाम अपनी हुकूमत और रियासत के साथ मिलकर इस डिज़ास्टर से, देखिए कुदरती आफात में ज़ाहिर है हर जगह रिस्पॉन्ड नहीं किया जा सकता। अगर एकदम आपके शहर मलबे का ढेर बन गए तो रेस्क्यू काम हर जगह एकदम शुरू नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है इस डिज़ास्टर के नुकसान को, वो बहरहाल काबिल तहसीन भी है, काबिल दीद भी है, और तुर्क कौम काबिल सलाम कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से एक कौम बनकर ये पैगाम दिया कि ये तरीका है इस तरह की कुदरती आफात से निपटने के। एंड आई विश के इंशाल्लाह बहैसियत कौम हम उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें उनसे कुछ सीखें। चलें, बहुत शुक्रिया जी। एक हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद थे, स्पेसिफिकली वहाँ पर गए और एमआई न्यूज़ की जानिब से वहाँ पे जो मुतासरीन हैं ज़िला के, उनमें उन्होंने इमदादी सामान तकसीम किया, और कितने वहाँ पे जो अवाम है इतनी बड़ी आफत के बाद भी उनके हौसले कितने बुलंद हैं, से बात करें। चलिए जी, तो अभी यहाँ पर खबर आपको दें कि एडिशनल सेशन जज की अदालत में शहबाज गिल के मुतनाज़ बयान के खिलाफ केस की समाअत। शहबाज गिल ने अरशद शरीफ अस खुद नोटिस केस के फैसले तक समाअत रोकने और आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। शाह खालिद मजीद बता रहे हैं जी। देखिए, शहबाज गिल ने एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास किबला की अदालत में 2 दरख्वास्तें दायर कर दी है। शहबाज गिल ने सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ खुद नोटिस केस की फैसले तक समाअत रोकने की इस्तदा कर दी, जबकि शहबाज गिल ने आज हादसे से की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि गवादर में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसको बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चेक किया है, और आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत के लिए वहां मौजूद हूं, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मौजूदगी के बाइस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जाए। साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल असखुद नोटिस केस की समाअत जेर इल्तिफा है, और सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा खुसूसी तफ्तीशी टीम अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात कर रही है। मेरे खिलाफ मुकदमे में मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा चांडियो का बयान भी रिकॉर्ड किया गया है। खुसूसी तफ्तीशी टीम अरशद शरीफ के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात के हमरा मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमे की तहकीकात भी कर रही है, जबकि मेरे खिलाफ मुकदमे में मरहूम अरशद शरीफ भी शरीक मुलजिम थे। जब तक सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस केस का फैसला नहीं आता, तब तक मेरे केस की समाअत जो है ये मौखर की जाए। और शहबाज गिल ने दोनों दरख्वास्त अपने वकील बुरहान मुअज्जम के जरिए दायर कर दी है। जो अदालती टाइम है 12 बजे अदालत ने शहबाज गिल को भी तलब कर लिया है, लेकिन आज वो अदालत में पेश नहीं होंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया। शाह खालिद नुमाइंदे हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। और यहाँ पर वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। अपना ख्याल रखिएगा। शाद रिया बादरी, अल्लाह हाफ़िज़।